प्रोग्राम का नाम तब्दीली असल में था कि जो ये इमरान खान साहब की तब्दीली है वो कैसे लेकर आएंगे। ये 5 साल कैसे वो पाकिस्तान को तब्दील करेंगे, लेकिन पता नहीं वो पाकिस्तान को तब्दील कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं उनमें जिस तरह यकायक तब्दीली आ रही है वो आपको नज़र आ रही होगी। आज से 2 हफ्ते पहले का सिनेरियो ये था कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम बीबी भी जेल में थी, कैप्टन सफदर साहब को भी गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज भी जेल में। लेकिन इस वक्त पूरी शरीफ फैमिली में से सिर्फ एक शख्सियत हमजा शहबाज साहब हैं जो इस वक्त जेल में है। नवाज शरीफ साहब 15 दिन के अंदर अंदर वो उनको जमानत मिल गई। याद रहे कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बीमारी के सिलसिले में जमानत की दरख्वास्त दी थी, दोनों दफ़ा वो मुस्तरद हुई, लेकिन इस दफ़ा उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वही दरख्वास्त मंजूर हो गई। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी बीमारी की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दी थी, उन्हें मुख्तसर मुद्दत के लिए जमानत मिली, लेकिन उसके बाद उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और उस वक्त भी उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने दिया जाए, लेकिन खुद चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई, और मरियम नवाज साहिबा को भी जमानत मिल गई, कैप्टन सफदर साहब को भी जमानत मिल गई, और हसन हुसैन पहले मुल्क से बाहर हैं, सुलेमान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मुल्क से बाहर हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज हैं जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस वक्त जमानत पर हैं, और नवाज शरीफ साहब मुतवक्के है यानी पीर मंगल अगले ही हफ्ते किसी रोज मुल्क से बाहर जा सकते हैं, बरतानिया, और अगर बरतानिया भी उनका इलाज ना हुआ तो उनको अमरीका भी ले जाया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शन जेर गौर है, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स अभी इतने कम हैं कि वो उन प्लेटलेट्स के साथ सफर नहीं कर सकते। जैसे ही मियाँ साहब के बारे में आज खबर आई कि उनका नाम ECL से निकाला जा रहा है, तो फौरी तौर पे NRO का शोर आपने सुना। प्राइम मिनिस्टर क्या कहा करते थे, जरा सुनवाते। ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका, ना करेगा। आप धरना करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। टी चौक आपके सामने है, कंटेनर हम देंगे आपको, लेकिन जो मर्जी कर लें, आपको NRO नहीं मिलेगा। आप सब कान खोल के सुन लें, जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को NRO देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को NRO दे। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूं मैंने इनको, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, ना कभी कोई NRO होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा, मैं कभी जदोजहद नहीं रोकूंगा अपनी। इन लोगों को ये जो शोर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका मकसद है NRO लेने का, मैं अगर इनको NRO दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा। यानी अब वो मुझे सारे कहते हैं, शोर मचाए हुए जब से मैं पावर में आया, सिर्फ वो एक चीज चाहते हैं, NRO। लेकिन जिस दिन मैंने उनको NRO दिया, मैं अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा। सो अपनी विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी विजन के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको NRO नहीं मिलने लगा। यहाँ 2 NRO ने इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, तारीखी नुकसान पहुंचाया है। एक NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को 2000 में सऊदी अरेबिया, उनको गया 10 साल का, जिसमें उनके करप्शन का केस था, हुदैबा पेपर मिल। NRO दे के वो केस रोका गया, और दूसरी तरफ 2 अरब रुपया खर्च किया आसिफ जरदारी के ऊपर, स्विस केस के ऊपर। लंदन में केस हुआ सरे माल के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट केस जीत गई, पैसा पाकिस्तान को आना था सरे माल का। क्योंकि NRO साइन किया, और हमें पता है कि अमेरिकन बीच में थे, वो NRO साइन किया गया, वो वापस आए पाकिस्तान, वो पैसे भी रख लिए सरे माल के।
स्विट्जरलैंड में 2 अरब रुपया इस कौम के टैक्स के पैसा खर्च हुआ उस केस पे, वो भी छोड़ दिया स्विट्जरलैंड का केस। राइट जी, मेरे साथ दो मोतबर और इंतहाई बाखबर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सर आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं राना मुबशिर साहब, सर थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेग साहब से शुरू करते हैं। बेग साहब मुतादिद दफ़ा मेरे प्रोग्राम में एक बात को दोहराते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बेग साहब जो कहते थे ज़रा वही सुनवाया जाए और फिर बेग साहब से पूछते हैं कि इनको कैसे आज से 1 साल पहले अंदाज़ा हो रहा था कि सूरत हाल इसी नुक्ते पर आकर ख़त्म होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को, चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये केसेस डे टू डे बेसिस पे इसको आप निपटाएं, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूँ इस सेंचुरी के आखिर तक भी ये फैसले नहीं होंगे और ये ऐसे ही चलते रहेंगे और इवेंचुअली होगा क्या, ये सब यानी बरी हो जाएंगे और 3-4 साल के बाद ये फिर पावर में आएंगे, आपके हुक्मरान बने रहेंगे। मैंने आपको आपके 2 प्रोग्राम में मैंने पहले कहा और मैं आज फिर कह रहा हूं, सब छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, कुछ नहीं होगा और 1 टका नहीं आएगा पाकिस्तान, ये याद रखिएगा। मार्क माई वर्ड्स टुडे, नॉट अ पेनी विल कम इन दिस कंट्री। जो लूटा हुआ माल है वो गया, गायब। राइट जी, अनवर बेग साहब 3 दफ़ा आप इससे पहले मुख्तलिफ औकात में मेरे प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं कि रिकवरी नहीं होगी, लोग अल्टीमेटली छूट जाएंगे। मियाँ साहब तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बीमार हैं और वाकई बीमार हैं और बीमारी बहुत संजीदा नौयत की है, लेकिन ये जो आज सारा दिन NRO की गॉसिप्स होती रही, क्या इसमें हकीकत लगती है? सर ये देखें, मैंने आपको पहले कहा था आज से 1 साल पहले, और आपके प्रोग्राम में 1-2 दफ़ा कहा, 1-2 और प्रोग्राम में मैंने कहा, क्योंकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, वो इतना वीक और करप्ट है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े माफियाज हैं, दे कैन नेवर बी कन्विक्टेड। यानी इतना पैसा उनके पास है और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं हमारे, वो इतने माठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो टॉप नॉच हैं। तो जिस तरीके का सिस्टम हमारा है, आज तक मुझे ये बताएं, 72-73 ईयर्स हुए हमारी इंडिपेंडेंस को, कौन सा हाई प्रोफाइल आज तक कोई एक पॉलिटिशियन करप्शन चार्ज के ऊपर डिस्क्वालीफाई या जेल गया हुआ हो? यानी इवेंचुअली वो बेरी हो जाता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, जो हाईजैकिंग केस था, जब वो वापस आए मियाँ साहब, तो यही कोर्ट्स ने सब कुछ साफ कर दिया। he got a clean हालांकि उससे कहते थे वो टाइम बार केस है and he got elected again। और आप देखते रहिएगा PML एंड, चाहे मियाँ साहब शायद ना आए वापस, उनकी शायद हेल्थ रीजंस जेन्युइन हो, बट PML एंड विल इमर्ज बैक, बाउंस बैक। मुझे सबसे हैरानगी ये हो रही है, जो आपने इतनी अभी क्लिप्स इमरान खान साहब की दिखाई हैं, व्हाट काइंड ऑफ फेस विल ही शो द डे मिस्टर नवाज शरीफ फ्लाइज फ्रॉम न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट? वो कौम को क्या कहेंगे? यानी I just don't understand. I mean, मेरे जैसा आदमी तो probably would commit suicide. I mean, just look at what he has said and what is happening. या वो ये कहें कि जी मुझे पता ही नहीं, कुछ और लोग ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। In that case, he should step down if he is not in control of things, or he should admit कि हाँ भाई ये मेरी अप्रूवल से सब कुछ हो रहा है। यानी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर रहा है तो फिर कन्फेशन करें उसका। He should tell the nation, and I as a citizen of Pakistan, I demand from the Prime Minister that he should come and tell the nation, ठीक है वो बीमारी है, ये किस टाइप का NRO हुआ है, he should tell the nation। आपने कौम को ये लारा रपा दिया है, गरीब लोगों को, कि अरबों रुपया बाहर ये चोरी करके गए, इसका मतलब ये चोर नहीं है, 1 टका तो आया नहीं है, ना टका दिया है जाने से पहले। तो हाउ आर यू गोइंग टू टेल द नेशन? व्हाट आर यू गोइंग टू टेल द नेशन? मैं तो हैरान हूं कि ये इनका स्पीच राइटर लिखेगा क्या इनके लिए, इफ एट ऑल देयर इज अ स्पीच राइटर। राइट जी, इफ्तिखार साहब, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा, जारी बात है उनका अपना एक एजेंडा था, मैनिफेस्टो था कि मैं एहतसाब करूंगा, जो शुरू में हमने दिखाया, बार बार वो इसको दोहरा रहे थे। उधर से मियाँ साहब की बीमारी भी बिल्कुल जेन्युइन बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब वाकई बहुत बीमार हैं। अब यहाँ पे बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने आप को, ये सवाल तो उठेंगे अब लोग कि आपने कोई डील तो नहीं की, कहीं आपने कोई NRO तो नहीं कर लिया नवाज शरीफ से। अब प्राइम मिनिस्टर क्या जवाब देंगे इसका?
देखिए, पहली बात है कि लफ्ज़ NRO मुनासिब ही नहीं है। NRO हुआ था 8,000 अफराद के साथ, तो ये 8,000 अफराद तो हैं नहीं। पहली बात है कि NRO ऐसा है नहीं। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस NRO के फैसले को नल एंड वाइड करार दे दिया। तो NRO की तो हैसियत कोई नहीं है। पता नहीं हम क्यों NRO के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू में जो वादा किए थे उसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। अगर पैसा कुछ स्विट्ज़रलैंड में बाहर था, जैसा कि बेग साहब भी कह रहे थे और आपने भी कहा, और इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि उनके इल्म में है, और वो नहीं ला सके वापस। तो एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पैसा वापस न ला सके, जिसके बारे में उसको यकीन है, यकीन था और यकीन रहेगा कि वो गलत पैसा बाहर गया था, वो लूट मार का पैसा था, वो रिश्वत का पैसा था, वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो लूट मार थी, वो आवाम के पैसे पर डाका था। अगर एक साल में इक़्तिदार में आए हुए वो नहीं ला सका, विद ऑल द सपोर्ट ऑफ हिज जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं उनकी तमाम सपोर्ट के बावजूद, तो फिर उसको सोचना चाहिए कि वे डज ही स्टैंड टुडे। दूसरी बात है, अनवर बेग साहब ने जो बात की है, मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस मुल्क का सिस्टम कोई भी नहीं है, और इस सिस्टम के अंदर ये 72 साल की बात कर रहे हैं। हमने भी इस पाकिस्तान में जब आँख खोली और उस दिन से लेकर आज तक हम जो देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में कानून सिर्फ उसके पास है जिसके पास पैसा है, और वो पैसा वो हराम का है, वो लूट मार का है, वो रिश्वत का है, वो दलाली का है, वो पैसे की इज्जत है। हमने सोसाइटियों को, इस सोसाइटी को बनते देखा है, हमने शहरों को एक्सपैंड होते देखा है, हमने लोगों को, ख़ानदानों को एक्सपैंड होते देखा है कि वो क्या थे और कहाँ तक पहुँच गए, और सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि उनके पास इतना हराम का पैसा था कि वो ये कर सकते थे। कोई जेन्युइन कारोबार और कोई जेन्युइन बिजनेस उनको वो माल नहीं दे सकता था जिसके आज वो मालिक हैं, और ना ही उनके पास 1947, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 में इतनी मालियत थी कि वो अंडे बच्चे दे के अब यहाँ तक पहुँच गई। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें उस ज़माने में, तो उस स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड थीं और आज कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और उनके असासाजात क्या हैं। सही। हम बात तो बहुत करते हैं करप्शन के ख़ात्मे की, लेकिन हम बिल्कुल संजीदा नहीं हैं। हम किसी करप्ट को पकड़ ही नहीं सकते। हमने करप्ट को पिछले दिनों बिठा के अपने सामने उनसे पूछा कि एक करप्ट भाइयों, आप बताओ हम आपको क्या रियायतें और दे सकते हैं। उन्होंने रियायतें मांगी और हुकूमत के नुमाइंदगान ने और हुकूमत के सरबराहान ने उनको वो रियायतें दे दी। अब मैं जब उनको करप्ट कहता हूँ तो उनको हक है कि मेरे खिलाफ बोले, फिर मेरा काम है कि मैं साबित करूँगा वो करप्शन क्या होती है। सही है। करप्शन जनाब ये होती है कि जब आप टैक्स नहीं देते हैं, जब आप GST नहीं देते हैं, जब आप अपनी मिल में 10 डब्बे तैयार करते हैं और जब गेट से, फैक्ट्री से बाहर परमिट जाता है तो 2 का जाता है, 8 बगैर परमिट के बाहर जाते हैं, इसको बोलते हैं करप्शन। तो जब इस मुल्क में करप्शन को कुछ सजा ही नहीं है तो सिर्फ 2 ही खानदान करप्ट है, फिर ये बड़ा अहम सवाल उठता है। बिल्कुल सही। क्या 2 खानदान करप्ट है और क्या 2 खानदानों को आपने इबरत का निशाना बनाना था? अफसोस की बात है कि आपके मौजूदा निज़ाम में आपने उनको ज़ाती तौर पर तो बहुत जलील किया, उनको ज़हनी तौर पर तो बहुत शदीद तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन आप उनसे एक आना नहीं ले सके। बिल्कुल सही। अब नहीं मुझे पता कि जो बातें मैं कह रहा हूँ इसका जवाब किसके पास है। राना साहब कौन जरा इसका जवाब देने देते को हैं। तैयार हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।